आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 58, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तहसीलदार साहब अपने नए 2 मंजिले की छत पर बैठकर देखते हैं। धान के खेतों में अब धानी रंग उतर आया है। बालियां झुक गई हैं। 25 दिन कार्तिक के बीत गए हैं। अख्ता धान की अब कटनी शुरू हो जाएगी। चारों ओर तहसीलदार साहब की जमीन। पूरब वो जो ताड़ का पेड़ दिखाई पड़ता है कमला के उस पार, वहां तक, और उत्तर बूढ़े बरगद तक। दक्षिण में संथालों की जमीन दखल करने के बाद पिपरा गांव तक तहसीलदार के पेट में चला आया है। घर के पश्चिम ततमा टोला के पास 50 एकड़ जमीन की एक ही जमा है। खजाना लगता है सिर्फ 10 रुपया। तहसीलदार साहब के बाप ने भी इस जमा को दखल करने की हर चंद कोशिश की थी, मगर गोटी नहीं बैठी। तहसीलदार साहब ने भी अपनी तहसीलदारी के समय बहुत कलम चलाई, लेकिन तुम कैथ तो वो भूमिहार। वो जमीन धरमपुर के भैरव बाबू की है। तहसीलदार साहब की आंख की किरकिरी है वो जमीन। इस 2 मंजिले की छत पर बैठने से जमीन की भूख और तेज हो जाती है। लिखा पढ़ी दलील दस्तावेज मरम्मत से लेकर अकेले में बैठकर तरह तरह के पेंट भी यही सोचते हैं वो। पेंट यानी पॉइंट। नीचे उतरते ही उनका चेहरा बदल जाता है। तब पोखर में स्नान करने से लेकर भोजन पर बैठने तक वो न जाने कौन शास्त्र का मंत्र बुदबुदाते रहते हैं। ओंग मिरिंग शिवाय, ओंग मिरिंग। रोज खाने के समय तहसीलदार साहब धीरे से पूछते हैं, दीदी कैसी है? आज बहुत खुश है तुम्हारी बेटी। सच? कमला की माँ, रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। तहसीलदार साहब जिस दिन खाने के समय खुश हुए, उस दिन जो भी सामने जला पका मीठा नमकीन रहा सब खा जाते हैं। अभी कहती थी कि इंदिरा को उसका स्वामी मिल गया, बहुत खुश है। पगली। तहसीलदार साहब हंसते हैं। रात को अचानक कमली के कमरे से रोने की आवाज आई। कमली हिचकियां लेकर रो रही थी। माँ को तो जड़ैया बुखार की तरह कंपकपी लग गई। तहसीलदार साहब की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। माँ ने अपने को बहुत संभाल के पूछा, क्या है बेटी, क्या हुआ? बोल कमल। कमली, बेटी, बोल बेटा। मैना मोरी। माँ, मैं अपने लिए नहीं रोती हूं, ये देखो ना, इंदिरा के लिए। कमला कहते कहते फिर हिचकियां लेती है। कौन इंदिरा? कौन है वो? कौन इंदिरा? हाँ, तुम क्या जानो। माँ, इस किताब की इंदिरा के लिए रो रही हूं। बेचारी पहले पहल ससुराल जा रही थी डोली पर चढ़ के। मन में कितने मंसूबे बांध कर दुल्हन इंदिरा ससुराल जा रही थी। एक पुराने तालाब के किनारे डोली रुकी। वो पोखर बिजूवन बिजूखंड जैसे एक जंगल के पास ही था। बहुत खुनिया जगह थी, इसीलिए साथ में 2 सिपाही लोग थे। लेकिन इंदिरा को डकैत लोग डोली सहित उठाकर ले गए। दिन दहाड़े डकैती हो गई। लेकिन माँ, उसकी सबसे बड़ी चीज बच गई है, उसकी इज्जत। अभी वो उसी बिजूवन बिजूखंड जैसे घोर जंगल में है माँ। बेचारी इंदिरा। कमला बंकिम बाबू की पुस्तक इंदिरा पढ़कर रो रही है। आज वो खुश है। इंदिरा को उसका स्वामी फिर मिल गया। तहसीलदार साहब कहते हैं, ये पागलपन नहीं कमला की माँ। बेटी मेरी बड़ी समझदार है, मोम का कलेजा है। बाबा विश्वनाथ मंगल करना। कल डॉक्टर से भेंट किए या नहीं? माँ पूछती है। हाँ, रात में तो सुना ही नहीं सका। बड़ा झंझट का काम है। दरखास्त दिया तो पूछा कि डॉक्टर आपके कौन है। मैं क्या जवाब दूं? कहा कोई नहीं, बस नामंजूर कर दिया दरखास्त। किरानी बाबू बड़े भले आदमी थे। वे बोले कि डॉक्टर साहब नज़रबंद हैं,
इसलिए वे सिर्फ माँ बाप, स्त्री और बहन से ही खत खिताबत कर सकते हैं या मिल सकते हैं। क्या कानून है? बहन को चिट्ठी दे सकते हैं, बहनोई को नहीं। स्त्री से भेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ में ससुर रहे तो वो बेचारा अपने जमाई का मुंह भी नहीं देख सकता। तहसीलदार साहब मुंह धोकर बगल की कोठरी में जाते जाते कहते हैं, प्यारू वहीं पूर्णिया में ही रहता है, एक होटल में खाता पीता है। जेल के अंदर से ही डॉक्टर ने गणेश का इंतजाम कर दिया है। वर्मू समाज मंदिर में हर महीने दस्तखत करके चेक भेज देता है डॉक्टर। प्यारू और गणेश के नाम से अलग अलग चेक देता है। जो भी कहो, आदमी बहुत अच्छा है ये डॉक्टर। प्यारू कहता था, एक दिन वो दूध के ठेकेदार के साथ अंदर चला गया। अंदर जाकर फाटक के पास ही डॉक्टर साहब से भेंट हो गई। डॉक्टर साहब जेल ऑफिस में आ रहे थे। प्यारू को देखकर अचकचा गए डॉक्टर साहब। फिर कहा, क्यों आए? प्यारू ने कुछ जवाब नहीं दिया तो पूछा, मेरीगंज से कब आए हो? कमला कैसी है? पूछा, डॉक्टर ने पूछा था। प्यारू ने क्या जवाब दिया? कमली की मां एक ही सांस में उतावली होकर पूछती है। ना जाने क्या बता दिया उसने। नहीं, प्यारू बेवकूफ नहीं है। जवाब दिया, अच्छी है, आपका फोटो ले गई है, रोज सुबह उठकर देखती है। अच्छा, कहा उसने? कितना होशियार है प्यारू। आहा, भगवान भी कैसे हैं, कोई नहीं है बेचारे को। तब डॉक्टर ने क्या कहा? कहता था, हंसते हंसते चले गए। तहसीलदार साहब ने मुंह में पान डाल लिया। अब बात फुरा गई। मारे खुशी के कमली की मां भरपेट खा भी नहीं सकती है। माँ बेटी साथ ही खाती हैं रोज। आज कमली बार बार टोकती है, माँ खाओ भी, पुरैनिया की कथा पीछे होगी, बलैया मेरी किसी का फोटो देखेगी। आज से माँ बैठकर उपन्यास सुनेगी। कमली फिर शुरू से इंदिरा पढ़कर सुना रही है। कमली कहती है, माँ शकुंतला, सावित्री आदि की कथा पढ़ने में मन लगता है, लेकिन उपन्यास पढ़ते समय ऐसा लगता है कि ये देवी देवता, ऋषि मुनि की कहानी नहीं, जैसे ये हम लोगों के गांव घर की बात हो। आज 2 दिनों से खाने पीने के बाद कमली के गर्भ में पलता हुआ शिशु हाथ पांव फड़फड़ाता है। लाज से वो कुछ कहती नहीं है माँ को, लेकिन जब से उसे आने वाले की आहट मिली है, कमली का मन किसी दूर में खोसा गया है। एक ही साथ बहुत से बच्चों के मुखड़े खिलखिला उठते हैं। उसकी आंखों के आगे बच्चे उसके साथ आंख में चौनी खेल रहे हैं। कौन है वो? सभी प्यारे, ताजे कमल की तरह खिले हुए। वो किसका हाथ पकड़े? वो एक चंचल बालक को उठाकर गोद में ले लेती है। कितने कोमल हैं उसके हाथ पैर, कैसी मीठी मुस्कुराहट, कितना चंचल। मेरा चुलबुला राजा रे। कमली की छाती से दूध झरने लगता है। कमली की माँ, तहसीलदार साहब 2 मंजिले की कोठरी से पुकारते हैं। जरा इधर तो आना कमली की माँ। 2 मंजिले पर पैर रखते ही तहसीलदार साहब की बुद्धि, उनके विचार, उनकी बोली बानी सब बदल जाती है। जबड़े की हड्डियां खुद ब खुद चलती रहती हैं, मानो कोई चीज चबा रहे हों। कमली की माँ, मैं अब फांसी लगाकर मर जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आती है। क्या होगा? कुछ सोचती हो? कोई उपाय? दुश्मन को भी ये दिन कभी देखने न पड़े। तुम तो अब दिन रात बेटी के पास रहती हो, मेरा जी अकेले में घबराता है। तुम्हारी नागिन बेटी ने ऐसा डसा है कि। तहसीलदार साहब आवेश में आकर खड़े हो जाते हैं। छी कमली के बाबू, कैसी बातें करते हो? चुप रहो तुम दोनों ने मुझे। हट जाओ। कमली के बाबू बैठ जाओ, चिल्लाओ मत, लड़की सुन लेगी। सुन लेगी? हूं बड़ी लाट साहब की बेटी आई है। कमली के बाबू। चुप। बूढ़ी नौकरानी आकर कहती है, चाय पिए ले बजभे छथिन दाय नीचा। चलो। कमली अब भी रोज दोनों वक्त अपने हाथों से चाय बनाकर भेजती है अपने बाप को। कमली कहती है, बाबा 100 प्यालियों के बीच सिर्फ रंग देखकर मेरी बनाई हुई चाय पहचान लेंगे। नीचे के कमरे में बैठकर चाय की प्याली में चुस्की लेते ही तहसीलदार साहब की तनी हुई रगें ढीली पड़ जाती हैं। चेहरा स्वाभाविक हो जाता है। सेबिया की रजाई भरवा दो इस बार, नहीं तो बूढ़ी इस जाड़े में गठिया से नहीं उबर सकेगी। तहसीलदार साहब कहते हैं, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए ऊनी गंजी बुन रही है। किताब खोलकर सामने रख लेती है। दोनों हाथों में सिलाई लेकर किताब में देख देख कर जब बिनने लगती है कमली, तो लगता है हाथ नहीं मिसीन है। सच? आह बेचारी, मेरे जैसे अभागे के घर में जन्म लेकर बचपन से दुख ही दुख भोगती आ रही है दीदी मेरी। कमली की माँ, तुमको याद है जब सिर्फ 1 साल की थी कमली,
उसी समय मैंने कहा था कि मेरी बेटी संतोष की पुतली बनकर आई है। सेबिया हंसती हुई अधूरा स्वेटर ले आती है। यही देखो, माँ हाथ में लेकर दिखलाती है। अपनी बेटी की कारीगरी देखो। तहसीलदार साहब मुस्कुराते हुए देखते हैं, फिर सेबिया को इशारा करते हुए कहते हैं, ये तो बहुत बड़ा होगा मेरी देह में। मेरे लिए तो इतना छोटा, एक बच्चे के बराबर चाहिए। इतना छोटा। उह। सेबिया गाल पर हाथ रखकर हंसते हुए कहती है, बतहा। बतहा यानी पागल। माँ कहती है, दे आओ, कहना बहुत बढ़िया है। बहुत पुरानी नौकरानी है सेबिया। कमली की माँ के बचपन की सहेली है वो। साथ साथ खेली है। बचपन में ही बेवा हुई। चुमौना की बात सुनते ही हफ्तों रोती रहती और नदी में डूबने जाती। कमली की माँ के साथ यहाँ आई और अब तक है। गठिया के कारण शरीर बहुत कमजोर हो गया है और एक कान से कम सुनती है। कमली कहती है, सेबिया माई। सेबिया माई। बूढ़ी रोज चुराकर चूल्हे की लाल मिट्टी के टुकड़े दे आती है कमली को। कितनी सौंधी लगती है चूल्हे की मिट्टी। माँ, सेबिया माई पूछती थी, जमाई कब आवेगा? तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर खड़े होकर देख रहे हैं। पश्चिम की ओर डूबते हुए सूरज की लाल रोशनी धरमपुर मिलिक के खेतों पर फैली हुई है। रंग धीरे धीरे बदल रहा है। लाल, धुंधला लाल, मटमैला। अब अंधियारी बढ़ी आ रही है। तहसीलदार साहब की ड्योढ़ी चहारदीवारी भी अब अंधेरे में डूब गई। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 58, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।